हेलो दोस्तों, आज मैं मलयालम टाइम लूप थ्रिलर मूवी संभवम अध्यायम ओनू को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक बेहतरीन मूवी है और इसका एक डीप मीनिंग भी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है पुराने जमाने के एक सेट से। रात के टाइम केरला तमिलनाडु बॉर्डर के एक जंगल के अंदर एक विदेशी औरत अपने ट्राइब के साथ 2 लाशों को डिस्पोज करने पहुंचती है। उनमें से एक यंग लोकल लड़की की बॉडी थी जिससे जेलस होकर उस विदेशी औरत ने उसे मार दिया था। दूसरी बॉडी विदेशी औरत के पति की थी, लेकिन उसका पति जो कि तब तक जिंदा था, उसकी बॉडी डिस्पोज करने से पहले ही वो वहाँ से बच के निकल जाता है। वो विदेशी औरत अपने पति को ढूंढते हुए जंगल के और अंदर चली जाती है और जब उसे ढूंढ लेती है तो उसका पति उसके पेट में स्टैब करके वहाँ से भाग निकलता है। इससे यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि जंगल में कुछ तो गलत है। आगे हमें कई साल बाद उसी जंगल में एक ग्रुप दिखाया जाता है जिनके पास बंदूक था और वो किसी को गोली मार देते हैं। यहाँ हमें कई और लोग भी दिखाए जाते हैं जो जंगल के अंदर अलग अलग जगह पर थे और हम इन सबके बारे में एक एक करके आगे बात करेंगे। खैर, गोली के आवाज के बाद उन सबको एक अजीब सी आवाज आती है जिससे उन्हें दर्द महसूस होता है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है आनंद पर, जो अचानक से नींद से उठता है और खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा कभी भी हो सकता था। आनंद एक सिविल पुलिस ऑफिसर था और उसे अभी अभी एक रिमोट केरला तमिलनाडु बॉर्डर एरिया में ट्रांसफर मिला था जिसे वो पनिशमेंट ट्रांसफर मानता है। ये ट्रांसफर उसे उसी जंगल वाले एरिया में ले आती है जहाँ धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती है। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते जाते टाइम आनंद को रास्ते में पता चलता है कि उसे बेटी हुई है। आगे बढ़ने पर उसे पीटर नाम का एक जख्मी पुलिस ऑफिसर जंगल के पास मिलता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मीनवाइल एक और ऑफिसर एसआई रेजी कुछ यंगस्टर्स के साथ आर्ग्यूमेंट के दौरान उसी जंगल के अंदर एक और डेड बॉडी तक पहुंचता है। वहीं हॉस्पिटल में आनंद की मुलाकात उसके सीनियर अशोकन से होती है जो उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। आनंद, जिसने अभी तक अपनी बच्ची को नहीं देखा था, ये जानने के बाद अशोकन उसे ज्वाइन करने के बाद छुट्टी लेने को कह देते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आनंद के पिता भी एक पुलिस वाले थे और जब आनंद का जन्म हुआ वो अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं गायब हो गए थे। आनंद ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था और उसके पिता के गायब होने का सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसके चलते वो भी मारी गई थी। आनंद ने लव मैरिज की थी, इसीलिए उसके ससुराल वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद अशोकन को रेजी और उन यंगस्टर्स के बीच आर्ग्यूमेंट की बात पता चलती है जिसके वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ एक डेड बॉडी भी मिली थी। थोड़ी देर बाद केस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देके अशोकन, रेजी और आनंद उस एरिया से निकल आते हैं। तभी उन्हें एक मिस्टीरियस वायरलेस डिस्ट्रेस कॉल आती है। ये वायरलेस डिवाइस आनंद को पीटर के पास से मिली थी जिसे वो हॉस्पिटल लेके गया था। यहाँ कॉलर खुद को स्टीफन बताता है, एक पुलिस ऑफिसर जो जंगल के अंदर एक अजीब से टेम्पल के पास फंसा हुआ था। ये टेम्पल एक क्रो फेस्ड देवता का था और इसके साथ एक काफी अनसेटलिंग लोकल मिथ भी जुड़ी हुई थी। वो तीनों आनंद के कहने पर स्टीफन को बचाने उस जंगल के अंदर चले जाते हैं क्योंकि स्टीफन की बीवी भी प्रेग्नेंट थी और उसने अपने बच्चे को अभी तक नहीं देखा था। आनंद यहाँ खुद को स्टीफन से रिलेट कर पाता है और वो तीनों स्टीफन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ अशोकन उन्हें उसी विदेशी औरत की कहानी सुनाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो एक पुर्तगाली औरत थी जिसे खुद से छोटे उम्र के लड़के पसंद आते थे। जब उसे पता चला कि उसका खुद का पति जो उससे छोटा था, उसका चक्कर किसी लोकल लड़की के साथ चल रहा है, तो उसने दोनों को मरवा दिया था और बाद में खुद भी मर गई थी। तब से इस जंगल में कोई नहीं आता क्योंकि उन तीनों की आत्मा वहाँ भटकती है और जो एक बार उस जंगल में जाता है वो वापस लौट के घर नहीं पहुँचता। जब अशोकन ने पहली बार इस एरिया में ज्वाइन किया था तब उन्हें एक सिर कटी लाश मिली थी जिसका सिर उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके वजह से उस लाश की पहचान नहीं हो पाई। इतना सुनने के बाद भी वो आगे बढ़ते जाते हैं पर रेजी
आगे नहीं जाना चाहता था, पर अपने सीनियर अशोकन के बात पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। आगे हमें स्टीफन की स्टोरी दिखाई जाती है, जो अपने एक पुलिस ग्रुप के साथ कुछ कैदियों को लेकर उस जंगल के पास से जा रहे थे। रास्ते में वो कैदी उनकी बंदूक छीन के वहाँ से भाग निकलते हैं और जंगल में जा छुपते हैं। जब स्टीफन और उसकी टीम उन्हें ढूंढने जंगल पहुँचती है तो वो कैदी एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। स्टीफन और उसका साथी मुथुवल दोनों अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं तो मुथुवल को वो कैदी पकड़ लेते हैं। स्टीफन मुथुवल को बचाने के लिए उनमें से एक कैदी पर गोली चलाता है और जैसे ही उसका खून जंगल की धरती पर गिरता है, कई सारे कौवों की आवाज आने लगती है और कुछ देर बाद स्टीफन खुद को अकेला पाता है। यहाँ मुथुवल ने स्टीफन को पहले ही एक वार्निंग दी थी कि इस जंगल में कोई भी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए और ना ही खून का एक बूंद जमीन पर गिरना चाहिए, क्योंकि वो जंगल श्रापित था और मुथुवल वहाँ का लोकल था और उसे इस बारे में पता था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और आनंद और उसका ग्रुप उसी क्रो फेस्ड देवता के मंदिर तक पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के भी उन्हें स्टीफन कहीं नहीं दिखता। तब अशोकन स्टीफन के दिए हुए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसके सीनियर को कॉल लगाता है। उसका सीनियर स्टीफन को नहीं पहचान पाता और उन तीनों को उस जंगल से तुरंत निकलने को कहता है, क्योंकि वो जंगल सेफ नहीं था। पर वो तीनों स्टीफन को ऐसे ही अकेले छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो लगातार उनसे बात कर रहा था। वो फिर से स्टीफन के सीनियर को कॉल लगाते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके। जब वो इंस्पेक्टर स्टीफन और उसके साथियों के नाम सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि स्टीफन जॉर्ज और उसके साथी पीटर, मुथुवेल, मुनिस्वामी और सेल्वम ये सारे 30 साल पहले गायब हो चुके थे और मुथुवेल उस इंस्पेक्टर का पिता था। जब वो गायब हुए थे तब डेट था 26 मई 1994। ये सब सुनते ही रेजी उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़ के चला जाता है। आगे स्टीफन से बात करते हुए जब आनंद और अशोकन उस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं जहाँ स्टीफन जख्मी पड़ा हुआ था, तब उन्हें पता चलता है कि स्टीफन उस पेड़ के नीचे पड़े एक पुलिस वाले की बॉडी से टकरा के नीचे गिर गया था और जख्मी हो गया था, और वो पुलिस वाला और कोई नहीं खुद अशोकन था। ये सब सुनने के बाद जब आनंद स्टीफन से आज की तारीख पूछता है तो उसे पता चलता है कि स्टीफन 2 से 3 घंटे से जख्मी पड़ा है और उस दिन का डेट है 26 मई 1994। ये सुनते ही हमें उस पेड़ के नीचे 2 लाशें दिखती हैं, वो भी एक वायरलेस डिवाइस के साथ, जहाँ पर अशोकन और आनंद खड़े थे। तभी अशोकन को जोशी का कॉल आता है, जो कि जख्मी पीटर के साथ हॉस्पिटल में रुका हुआ था। वो अशोकन को बताता है कि पीटर की कुछ देर पहले ही मौत हो गई है, पर पीटर की बीवी और 2 बच्चे हॉस्पिटल में पीटर से मिलने पहुंच गए थे। वो आगे बताता है कि पीटर खुद 30 साल का था, पर उसकी बीवी जो उससे मिलने पहुंची थी वो 50 साल की लग रही थी और उसके बेटे भी काफी बड़े थे। पहले तो उन्हें लगा कि वो औरत पीटर की माँ होगी, पर जब उन्होंने पीटर की वोटर आईडी दिखाई तो उन्हें समझ आ गया कि पीटर सच में अपने आईडी के हिसाब से 60 साल का होना चाहिए। उसकी बीवी यहाँ ये भी बताती है कि 30 साल पहले पीटर अपने साथियों के साथ जंगल में खो गया था। इससे पहले अशोकन और आनंद कुछ भी समझ पाते, उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी की लाश रेजी को जंगल के बाहर मिली थी वो लाश और किसी की नहीं, खुद रेजी की ही थी। वो दोनों कंफ्यूज्ड थे क्योंकि रेजी ने ही अपनी लाश ढूंढी थी। यहाँ हो क्या रहा था कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी रेजी जो जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक दलदल में गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर अशोकन और आनंद उसे बचाने आते हैं, पर वहाँ कोई और भी था जिसे रेजी ने देख लिया था। खैर वो दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और इन्हीं सब के बीच अशोकन का हाथ कट जाता है और उसका खून जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से कई सारे कौवे चिल्लाने लगते हैं और उन्हें शांत करने के लिए अशोकन अपनी बंदूक निकालकर हवा में फायर करता है और इसके बाद आनंद जो खुद को अकेला उसी जंगल में पाता है, उसके सामने वही विदेशी औरत खड़ी थी जो अपने सिर कटे पति पर गोली चलाती है और बंदूक के आवाज के साथ फिर से आनंद खुद को अकेला उसी जंगल में कहीं और पाता है। इस बार उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है जो स्कूल से लौटते हुए अपने भाई से बिछड़ गई थी। आनंद उसके भाई को ढूंढते हुए अशोकन की लाश तक पहुंचता है। तभी वो कैदी उस पे भी
हमला कर देते हैं जो स्टीफन से बच के भाग रहे थे। तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है और वो उसे मार देते हैं। आगे जाके आनंद को स्टीफन मिलता है, वो उसे आज की तारीख पूछता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आनंद और उसके साथी टाइम ट्रेवल करके 26 मई 1994 में पहुंच गए थे, यानी कि 30 साल पहले। तभी मुथुवल को बचाने स्टीफन पहुंचता है और एक कैदी को गोली मारते ही उस आवाज और खून के जमीन पर गिरने के साथ साथ टाइम फिर से रीसेट हो जाता है और फिर से आनंद खुद को अकेले जंगल में कहीं और पाता है। इस बार वो पीटर को एक स्ट्रेंजर आदमी से छुपते हुए पाता है। तभी गोली के आवाज के साथ टाइमलाइन चेंज होते ही वो खुद को उस विदेशी औरत के सामने पाता है। यहाँ जब जब जमीन में खून गिरता था और साथ में बंदूक की आवाज आती थी, टाइमलाइन चेंज हो जाता था और वो सब फिर से घूम फिर के खुद को उसी जंगल में पाते थे, पर टाइमलाइन हर बार अलग होता था। इस बार वो खुद को उसी स्ट्रेंजर आदमी के सामने पाता है जो उसे इस जंगल और उस क्रो फेस्ड देवता की कहानी सुनाता है। यहाँ वो आदमी बताता है कि इस जंगल में जो मूर्ति है उसका सर कौवे जैसा है, पर इस जंगल में उसे कहीं भी कोई कौवा नहीं मिलेगा। ये सब जो भी घटनाएं हो रही थी वो उस मूर्ति के चारों ओर ही घूम रही थी। वो आगे बताता है कई साल पहले पुर्तगालियों के भारत आने से भी पहले इस जंगल में जहाँ वो इस वक्त खड़े थे वहाँ एक मंदिर था जो एक क्रो हेडेड देवता को डेडिकेट किया गया था। उस ट्राइब के लोग कौवों को सैक्रेड मानते थे और प्रेग्नेंट औरतें उन्हें खाना खिलाती थी इस उम्मीद में कि उनके अनजन्मे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। जब पुर्तगाली भारत आए तब उन्होंने भारतीयों के मंदिरों और भरोसे की कोई रिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया और जो भी वैल्यूएबल चीजें मिली उन्हें लूट लिया। उस जंगल में भी उन्होंने वही करने की कोशिश की, लेकिन वो क्रो फेस्ड देवता की मूर्ति को हटा नहीं पाए। गुस्से में आकर उन्होंने वहाँ के लोगों और कौवों दोनों को मार दिया। जब तक ये घटना हुई नहीं थी तब तक वो देवता शांत था और जमीन को प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस करता था, लेकिन इस हिंसा के बाद वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस बन गया। किसी को नहीं पता था कि उस देवता के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर भी थी। गुस्से में उसने उस जंगल को एक टाइम लूप में बांध दिया। अब जो भी इंसान उस जगह पर खून बहाता या लाउड नॉइज क्रिएट करता वो टाइम के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाता और वो पुर्तगाली सेना भी कई सालों से उसी में फंसी हुई थी। तो यहाँ हुआ ये था कि उस पल के बाद जब भी यहाँ खून खराबा या तेज आवाज होती वहाँ मौजूद लोग उस जगह से बंध जाते और टाइम के साथ आगे पीछे होते रहते। वो एक शिफ्टिंग टाइमलाइन में हमेशा के लिए फंस जाते थे। इवन अगर कभी वो स्टेबल मूवमेंट में भी पहुंच जाए तब भी जंगल से निकलना आसान नहीं होता। वहाँ एक ऐसा टाइम लूप था जहाँ किसी भी डायरेक्शन में चलने पर इंसान वापस वही स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता था। ये लूप टाइम से रिलेटेड नहीं था। इसे तोड़ने का एक तरीका था मंदिर के अराउंड स्पाइरल पैटर्न में चलना, जिससे धीरे धीरे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन ये बात सबको पता नहीं थी। आगे वो आदमी आनंद को ये भी बताता है कि वो एक पुर्तगाली जासूस था जो पुर्तगाली सेना को वहाँ लेके आया था और उसी के वजह से ये सब शुरू हुआ था। वो ये भी बताता है कि अगर उसे ये सब रोकना है तो उसे उस इंसिडेंट को रोकना होगा जो उन सब लोगों को वहाँ लेके आई है। तभी आनंद को रेजी की आवाज आती है जो दलदल में गिर गया था और हेल्प मांग रहा था। वो उसे बचाने पहुँचता है पर वो खुद को और अशोकन को रेजी की तरफ बढ़ते देखता है। वो ये सब देख के शॉक्ड था और वहीं एक झाड़ के पीछे छुप जाता है। यहाँ रेजी ने भी आनंद को देख लिया था। वो दो आनंद को देख के शॉक्ड था, इसीलिए जब ये इंसिडेंट पहले हुआ था तब रेजी ने किसी और को भी वहाँ देखा था और वो आनंद ही था। क्योंकि वहाँ सब डिफरेंट टाइमलाइन में फंसे हुए थे तो वो जितने बार भी मरते थे वो जिंदा होके वापस उसी टाइम लूप में जुड़ जाते थे। इसी वजह से आनंद खुद को ही रेजी को बचाते हुए देखता है। अशोकन के खून और गोली चलाने के साथ साथ वो फिर से दूसरे टाइम लूप में एंटर होता है और इस बार वो टाइमलाइन चेंज करने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और खुद को ही मार लेता है। इस बार जो टाइमलाइन हम देखते हैं उसमें एक स्टूडेंट का ग्रुप जंगल से होते हुए अपने घर जा रहा था। हमें उस ग्रुप में वही लड़की और उसका भाई भी दिखते हैं जिससे आनंद पहले मिल चुका था। वो लड़की अपने भाई के पीछे पीछे उसे रोकने चली जाती है जो कि एक घोड़े के पीछे भाग रहा था। आगे जाके वो लड़की रेजी से टकरा जाती है
और रजी जो उस लड़की को देखकर अपनी दीदी कह के पुकारने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़की रजी को देखकर डर गई थी। वो उससे दूर भागती है। असल में ये लड़की रजी की बहन थी और रजी बचपन में भी यहाँ आया था और उसकी बहन उसे ढूंढते हुए उस टाइम लूप में फंस गई थी और असल दुनिया से गायब हो गई थी। जब वो अपनी बहन को अपने आंखों के सामने देखता है तो उसे बचाने के लिए भागता है पर आनंद जो रजी को रोकने की कोशिश कर रहा था वो उसके पीछे था और शुरू में जिस यंग ग्रुप को हमने देखा था उसमें से एक लड़की रजी पर गोली चला देती है और इसलिए रजी की लाश रजी को ही असल दुनिया में मिली थी और ये ग्रुप भी इस टाइम लूप में फंसा हुआ था जो रजी को खतरा सोच के मार देता है। खैर रजी के मौत के साथ साथ टाइमलाइन फिर से चेंज हो चुका था और आनंद को भी समझ आ चुका था कि उसे यहाँ से कैसे निकलना है। वो आगे पीटर को उन कैदियों से बचाता है और फिर स्टीफन से जा मिलता है और यहाँ एक बहुत बड़े सस्पेंस से पर्दा हटता है। एक्चुअली स्टीफन आनंद का पिता था जो पुलिस में था और आनंद के जन्म से पहले गायब हो गया था, इसीलिए आनंद ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था और स्टीफन भी अपने बच्चे से मिलना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और ये बात उसने पहले बताई थी। आनंद ने ये सब समझ लिया था और वो ये बात स्टीफन को भी बताता है और वो भी प्रूफ के साथ। स्टीफन उसकी बात मानने को रेडी हो जाता है और आगे जब वो मुथुवेल को बचाने पहुंचता है तो आनंद की बात मान के गोली नहीं चलाता जिससे टाइमलाइन चेंज नहीं होता और वो अपने साथियों से दोबारा मिल जाते हैं। वो 5 पुलिस वाले थे जब वो इस जंगल में आए थे। उनका एक साथी मारा गया था। वो चारों आनंद को फॉलो करते हुए उस क्रो फेस्ड मूर्ति के पास आते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर वो जिस डायरेक्शन में भी जाते हैं वापस घूम के उस मूर्ति के पास ही पहुँच जाते हैं। कई बार कोशिश करने पर भी जब उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता तब आनंद को वो स्ट्रेंजर आदमी याद आता है जो पेड़ पर स्पाइरल निशान बना रहा था। वो समझ जाता है कि वहाँ से निकलने के लिए उन्हें मूर्ति के चारों ओर स्पाइरल शेप में घूमते हुए निकलना होगा और वो सब एक साथ उस मूर्ति के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। उन्हें रास्ता मिल जाता है पर रास्ते में वो कैदी फिर से उन पर हमला कर देते हैं। इस बार मुथुवेल और एक और साथी मारा जाता है पर आनंद किसी तरह उन कैदियों को भी मार गिराता है पर उनमें से एक कैदी स्टीफन को जख्मी कर देता है और इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाते आनंद फिर से उन्हें रोक लेता है और उस कैदी को जाने देता है पर स्टीफन जब उस पेड़ की टहनी को अपने चोट से निकालता है उसका खून जमीन पर गिरते ही टाइमलाइन चेंज हो जाता है पर इस बार जिस टाइमलाइन में वो थे उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया था। वो सब रोड तक पहुँच जाते हैं और एक गाड़ी को रोक के आज की तारीख पूछते हैं। वो साल 1994 था इसीलिए आनंद उस टाइमलाइन में नहीं रुक सकता था। वो स्टीफन और पीटर को वहाँ से भेज देता है और कुछ देर बाद खुद को मार डालता है ताकि उस टाइमलाइन से निकल सके। उसकी आँख फिर से हॉस्पिटल में खुलती है। इस बार वो एक नए रियलिटी में उठता है जहाँ उसके पिता जिंदा थे। वो अपनी नवजात बेटी को देखता है और फिर से उसकी जंगल के पास वाली लोकेलिटी में ट्रांसफर हो जाती है। इस बार एक सिविल पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर के रूप में। रास्ते में उसे अशोकन मिलता है जो उसका जूनियर था। उसे ये सब देख के कुछ अटपटा सा लगता है जैसे कि वो कर्स अभी तक खत्म ना हुआ हो। आगे पुलिस की गाड़ी जिसमें वो जा रहा था एक एक्सीडेंट कर देती है और एक लड़की को टक्कर मार देती है जो हॉस्पिटल ले जाते वक्त मर जाती है। आनंद उस लड़की का फोन लेता है और उसमें अपनी उसके साथ एक फोटो देखता है। तब उसे समझ आता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्यूचर की बड़ी हुई बेटी है जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई थी और अब उसकी बाहों में मर चुकी है और ये लड़की उस यंग ग्रुप का ही हिस्सा थी जिसने रेजी को मारा था। आखिरी पलों में आनंद जंगल में पुर्तगाली राजा को देखता है और फाइनली समझ जाता है कि क्या करना जरूरी है। अपनी बेटी और बाकी सब लोगों को इस कर्ज से बचाने के लिए उसे वापस जंगल में जाना होगा और पुर्तगालियों के द्वारा की गई उस बेकार की हिंसा को होने से रोकना होगा। और इस मूवी का ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो ये मूवी सरफेस पर एक टाइम ट्रेवल हॉरर थ्रिलर लगती है लेकिन अंदर से ये काफी इमोशनल और सिंबॉलिक स्टोरी है। एक श्रापित जंगल है जहाँ पास्ट में हुई हिंसा की वजह से टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो भी वहाँ खून बहाता है या लाउड नॉइज करता है वो टाइम लूप में फंस जाता है
मेन कैरेक्टर आनंद अपनी बेटी से मिलने और अपने पिता को बचाने के लिए इस लूप को तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली समझता है कि सब कुछ तभी ठीक होगा जब वो पास्ट में जाकर उस हिंसा को होने से रोक दे। ये स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं है, ये दिखाती है कि वॉयलेंस और ग्रीड का इम्पैक्ट सिर्फ प्रेजेंट तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि जनरेशंस तक चलता है। पुर्तगालियों का डिस्ट्रक्शन एक सिंबल है ग्रीड का, जिसने बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी को तोड़ दिया। क्रो फेस्ड देवता यहाँ नेचर और कार्मिक जस्टिस का सिंबल है। जब तक इंसान रिस्पेक्ट करता है सब ठीक रहता है, लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्शन करता है तो नेचर भी रिवेंज लेती है। आनंद का स्ट्रगल एक्चुअली एक साइकिल ब्रेक करने का मेटाफर है। पास्ट की गलतियों को सुधारे बिना फ्यूचर सेफ नहीं हो सकता। असल में ये मूवी बताती है कि पास्ट के पाप फ्यूचर को हॉन्ट करते हैं और उन्हें सुधारना ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।